आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है, किसी न किसी मटेरियल के टाइप है। अब मटेरियल क्या है? एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, ठीक है। एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मटेरियल। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों ने 5th 6th 7th 8th 9th 10th सारे बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही है। राइट नाउ what we are going to do, we are just going to focus on the engineering materials and specifically on the mechanical engineering materials, the materials which has been used in mechanical engineering. We are going to focus only those materials, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं मटेरियल के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़फुल हैं या फिर वो यूज़ ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। जैसा आपके इंडस्ट्रीज़ है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं ना आपके, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है यूज़ होने वाले आपके जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल का जो है बेसिक क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह है, वो हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब वापस से रिपीट कर लेते हैं उसको। सो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, टाइप्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखो मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है, नॉलेज ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट्स, मटेरियल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, डैमेज एक्सेट्रा। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ के अंडर में आ रहा है। अभी डैमेज हो रहा है, डैमेज से बचाना है, कोरोजन हो रहा है, कोरोजन से बचाना है, ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंटी कोरोजन अगर हम उसको बनाना चाह रहे हैं और उसके डैमेज से अगर बचाना है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर है, स्पेसिफिक हीट है, डेंसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको रिकॉल करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। आपके जो प्रीवियस क्लासेस थे उनके अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है। कलर किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं, डेंसिटी किसको बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अभी अपने क्लास में, अपने इस लेक्चर में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो प्रीवियस लेक्चर में एब्सेंट था, जिस लेक्चर में ये पढ़ाया गया था, ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पर? यस, इज देयर एनीवन हु वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस लेक्चर? नहीं, सब लोग प्रेजेंट थे पिछले लेक्चर में, सब लोग प्रेजेंट थे लास्ट लेक्चर। ओके चलो, सो वी विल स्किप इट। हाँ, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलाबिलिटी, ब्रिटलनेस के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी है ना, थिन वायर्स और थिन शीट्स के अंदर उसको जो है डिफॉर्म करने की एबिलिटी को बोला जाता है डक्टिलिटी और मेलाबिलिटी। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। कॉपर का एग्जाम्पल इसमें देखा था हम लोगों ने। फिर मैंने आपको स्वीट्स की जो दुकान होती है, मिठाई की जो दुकान होती है, उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है ना, गोल्डन कवर या फिर सिल्वर कलर का जो कवर होता है, गोल्ड का और सिल्वर का, वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, डक्टिलिटी एंड मेलाबिलिटी। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो मेलाबिलिटी जो है वो उस पर डिपेंड करता है, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी मेटल को। फिर ब्रिटलनेस का एग्जांपल हमने देखा था, ग्लास और टाइल्स का एग्जांपल लेकर देखा था। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का भी देखा था। टफनेस का भी देख लिया था हम लोगों ने, टफ किसको बोलेंगे। अब ये देखो टफनेस का, कोई बता सकता है टफनेस किसको बोलेंगे? यस, टफ मटेरियल किसको बोलेंगे? सिंपल है, आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। आपकी जो हाँ, जो ब्रेक नहीं होता है उसको टफ बोलेंगे। नहीं सर, दो मतलब तुलने में तो समय लगेगा, तुलने में तो टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टफ मटेरियल। एनीवन एल्स? उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको हम लोग टफ बोलेंगे। ये किसी ने बोला है आपके उस क्लास से। और किसका कोई ओपिनियन है? और किसको लगता है कि टफनेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अपने अपने व्यूज़ रख सकते हो सकता है कि आपका व्यू गलत हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने अपने व्यूज़। और कोई है जो बता सकता है टफनेस क्या है, या तुमको क्या समझ में आया है टफनेस किसको बोलना चाहिए, ये किसको बोला जाता है? नहीं, मटेरियल है जिसमें मतलब उसका एबिलिटी होगा कि मतलब कितना
झेल सकता है कि उसमें कोई चेंज ना आए। हाँ ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। टफ मटेरियल किसको बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले तो अगर उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, उस फोर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, सोक कर लेगा और कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा। इन केस अगर हम बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इन दैट केस उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। किस टाइप का डिफॉर्मेशन होगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बट उसमें कोई किसी भी किस्म का फ्रैक्चर नहीं होगा। फ्रैक्चर मतलब क्या? टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं आएगा उसमें किसी भी टाइप का, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे टफनेस। नाउ अभी सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, राइट? यस सर। हाँ, उसकी जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी वो टेक्नोलॉजी का नाम पता है आप लोगों को? स्क्रीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपकी स्क्रीन को गार्ड करने का काम करती है, है ना आप लोगों ने स्क्रीन गार्ड? यस। ये आजकल के मोबाइल में आता है क्या स्क्रीन गार्ड? नए जो मोबाइल है उसमें स्क्रीन गार्ड आता है क्या? पहले जैसा वो मोटा एक ग्लास आया करता था जो हम लोग, अभी नहीं आता। अभी आजकल के मोबाइल में आता है क्या वो वैसा ग्लास लगा के क्या? नो सर। क्यों नहीं लगाते? किसी ने नोटिस किया है कि पहले लगाया करते थे हम लोग मोबाइल में? पहले मतलब क्या है, एक 2 साल पहले तक तो लगता था वो, ठीक है, 1-2 साल पहले तक तो हम लोग उसको लगाया करते थे, लेकिन अभी आजकल जो नए मोबाइल आते हैं, नए हैंडसेट जो आते हैं, उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो स्क्रीन गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? अभी गार्ड ही है ना, वो स्क्रीन को गार्ड कर रहा है ना, स्क्रीन गार्ड हुआ करता था ना वो। तो अभी आजकल के मोबाइल में क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, वो स्क्रीन को और स्ट्रॉन्गर कर दिया इसलिए। कौन सी टेक्नोलॉजी है वो? नाम पता है किसी को उस टेक्नोलॉजी का जिसकी वजह से वो स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है? कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास। हाँ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, रिसेंटली जो अभी मार्केट में चल रही है टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल में आप लोगों को क्या आता है, वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। अब उसके अंदर जो है ना, आपकी जो स्क्रीन है उसको बाय डिफ़ॉल्ट टफ बनाया गया है। अब आते हैं टफनेस के ऊपर। अभी टफनेस मतलब क्या है? स्क्रीन टच करना है आपको, है ना? स्क्रीन टच करेंगे तो अंदर का जो डिस्प्ले है उस तक आपका जो क्या बोलेंगे, जो भी आप उसके ऊपर एक्शंस ले रहे हैं उसका इफेक्ट अंदर तक जाना चाहिए, राइट? अगर इफेक्ट अंदर तक नहीं जाएगा तो फिर अंदर का जो प्रोसेसर है उस तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या कमांड दे रहे हैं उसको, क्या करना है अभी मोबाइल को। वो भी एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, इनकेस अगर हमारा मोबाइल जो है उसके ऊपर वो गिर जाता है नीचे, या फिर जो है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह, जैसा मोबाइल हमारा पुराने होने लगता है तो उसके ऊपर क्या आते हैं आमतौर पे? स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। तो वो स्क्रैचेस से अगर आपको बचाना है तो सबसे पहला, अगर स्क्रैच से अगर बचाना है हमको आपकी स्क्रीन को, तो स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा? टफ बनाना पड़ेगा। अब टफ किसको बोलेंगे? सबसे पहले अगर अभी मान लीजिए मेरे पास स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, जो चाबी होती है ना, चाबी की, ठीक है, फिर पेन का जो निप है, उस निप की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर जोर जोर से जो है कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मोबाइल के जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, बॉल पेन की मदद से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस टाइम पर उसके ऊपर कोई स्क्रैच आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो स्क्रीन है उसको टफ बनाया गया है। अब टफ का मतलब क्या है? जितना हम लोग बॉल पेन से उसके ऊपर लगा रहे हैं ना, एनर्जी जो लगा रहे हैं ना, वो सारी की सारी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है उसका। तो ये क्या हो रही है, पूरी एनर्जी क्या किया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। इन केस अभी ये बॉल पेन का एग्जांपल छोड़ते हैं, अभी और थोड़ा सा हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे, या ज़्यादा अमाउंट का उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। अभी प्लास्टिकली मतलब क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ सकता है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। सो नाउ प्लास्टिसिटी मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है उसके अंदर, बट वो टूटेगा नहीं, ठीक है। उसके अंदर जो है किसी भी टाइप का फ्रैक्चरिंग नहीं आएगा, क्रैक नहीं आएगा, ब्रेक नहीं होगा वो। तो ये हो गया आपका टफनेस।
ओके, आया समझ में सबको टफनेस क्या है? यस सर। तौर पे ये जो प्रॉपर्टी है वो स्क्रैचेस से बचाने के लिए यूज़ की जाती है मेटल्स के अंदर। ठीक है, मेटल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं ना, तो इंजीनियरिंग के अंदर जो है टफनेस की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंदर, जिसको हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है, वो स्क्रैच रेजिस्टेंट के तौर पे उसको कंसिडर किया जाता है। स्क्रैचेस से अगर आपके मटेरियल के सरफेस को आप बचाना चाहते हो तो आपके मटेरियल को आपको टफ बनाना पड़ेगा। देन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है हमारी हार्डनेस। नाउ व्हाट इज हार्डनेस? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू प्रेशर, नॉट इजीली स्क्रैच्ड। अगेन यहाँ पे देखो टफनेस के आगे वाली स्टेप है। अगर हम हार्डनेस, अभी ये जो है इनिशियल स्टेज में, इसको भी आपको टफ बनाना मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी पड़ेगी, मटेरियल की क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अब स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी हार्डनेस भी इंक्रीज होगी थोड़ी सी। तो ये फर्स्ट स्टेज है टफनेस, ठीक है, थोड़ी सी हार्डनेस। फिर थोड़ा और हार्डनेस अगर हम बढ़ाएंगे तो उसको हार्ड मटेरियल बोलेंगे, और थोड़ा सा अगर हम बढ़ाते हैं उसकी हार्डनेस तो उसको हम लोग ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। ये आ रहा है समझ में? हार्डनेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपका जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाता है। अब ब्रिटल मतलब क्या है, अगर हम उसको एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं तो इट विल गेट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, और द मटेरियल विच शुड नॉट रेजिस्ट द इम्पैक्ट फोर्स। अगर हम उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इस एबिलिटी को हम लोग ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो अभी देखो हार्डनेस के 3 स्टेजेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे इनिशियल स्टेज, सबसे कम अगर हार्डनेस है तो उसको बोलेंगे हम लोग टफनेस, थोड़ा मॉडरेट लेवल की हार्डनेस है तो उसको बोलेंगे हम लोग हार्ड, और अगर बहुत ज़्यादा हार्डनेस अगर हो गई उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटल। आ रही है बस समझ में? ये हार्डनेस के 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हार्डनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड। अभी हार्ड मटेरियल बोलते हैं ना हम लोग, जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर की एक रॉड है, ठीक है, या कॉपर की एक बार है और आयरन की एक बार है, तो दोनों में से हार्ड बार किसकी बोला जाएगा, कौन से मटेरियल की बार को हम लोग हार्ड बार ऐसा बोलेंगे? आयरन का। क्यों? क्योंकि आयरन के जो बार है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टोटली स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब किसी भी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? कोई भी मटेरियल सॉफ्ट रहेगा या हार्ड रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वापस हम लोग वहीं पहुँच गए कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो भी मटेरियल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से रिपीट करता हूँ कि अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों है? उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओनली। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहाँ से आए? ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको नेचुरली मिला है, बाय डिफ़ॉल्ट मिला है आपको इस तरीके से, ठीक है। ये बनाया है क्या हमने, किसी ने बनाया है क्या उसको? नहीं बनाया है। अभी कॉपर के अंदर की जो एबिलिटी है वो किसी ने नहीं बनाई, नेचुरली मिला है। आयरन के अंदर जो स्ट्रेंथ की एबिलिटी है, कॉपर के अंदर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छी होती है दोनों में, दोनों की भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, उसमें हीट भी अच्छे से पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से पास होगी। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ इट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहाँ से आया? नेचर से आया, नेचुरली आया है ना। आयरन है, आयरन के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और हेवी होता है, वो हार्ड होता है वो। ये प्रॉपर्टी क्यों है उसके अंदर? बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहाँ से आया है? वापस अगेन नेचर से ही आया है। तो इस टाइप की जो, जैसा मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल ऑन द अर्थ विच इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, सिंगल मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड स्टेट में। अब ये लिक्विड स्टेट में ही क्यों रहता है, सॉलिड में क्यों नहीं रहता बाकी मेटल्स की तरह? अगेन बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगेन कहाँ से आया है? यस, नेचर से आया है। हाँ, अब हमारा क्या रोल है यहाँ पे, या फिर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमारा क्या रोल है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस, अभी हमको जिस तरीके का एप्लीकेशन, जिस तरीके की हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अलॉयज बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज अलॉय? कौन बताएगा अलॉय किसको बोलते हैं? होमोजेनियस of two metals. Very good बेटा। The homogeneous mixture of either two metals or metal and a non-metal and more than two metals. The homogeneous mixture of either two metals or more than two metals or metal and a non-metal. ये सब के मिक्सचर को क्या बोल सकते हैं हम लोग?
ये 3 अलग अलग इसमें कैटेगरीज है। देखो, पहला तो 2 मेटल्स का मिक्सचर, दूसरा मेटल या फिर नॉन मेटल का मिक्सचर, तीसरा 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर। ये सारे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तीनों कैटेगरीज के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलॉयज बोल सकते हैं। अब ये अलॉय क्यों बनाए जाते हैं? अलॉय बनाए जाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, या उसको मिक्स करके दोनों की प्रॉपर्टीज हमको लेने हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, गोल्ड के नेकलेस वगैरह देखा होगा, ईयर रिंग्स देखे होंगे, राइट? यस है। हाँ, अब वो जो है वो पूरा प्योर गोल्ड है क्या? तो जो ऑर्नामेंट्स आपने देखे हैं वो प्योर गोल्ड के बने हुए हैं क्या? नो सर। क्यों नहीं बने प्योर गोल्ड के? यस। चलो, उसमें कौन सा मेटल ऐड किया जाता है? चलो, गोल्ड के साथ कौन सा और मेटल ऐड किया जाता है? 2 और मोर मेटल। हाँ, कॉपर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो, गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड बेसिकली अगर हम प्योर गोल्ड की अगर बात करते हैं, इट इज वेरी सॉफ्ट, डक्टाइल एंड मैलिएबल। गोल्ड कैसा मेटल है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, डक्टाइल है और मैलिएबल है। अगर एकदम प्योर गोल्ड का नेकलेस अगर बनाएंगे तो अगर थोड़ी सी भी अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो बेंड हो जाएगा। जो आपका नेकलेस रहेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर धीरे भी फोर्स अगर लग जाती है तो वो बेंड हो जाएगा, अगर प्योर गोल्ड का अगर रहता है तो। मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी। सॉफ्ट है, डक्टाइल है और मैलेबल है। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, है ना, राइट? देखो यहाँ पे ये डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स एंड थिन शीट्स, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया उसके बारे में। तो गोल्ड के अंदर क्या है, डक्टिलिटी भी ज़्यादा है, मैलेबिलिटी भी ज़्यादा है। और स्ट्रेंथ कैसी है इसके अंदर गोल्ड में? स्ट्रेंथ कैसी है गोल्ड में? लो। वेरी लो। लो नहीं बेटा, वेरी लो है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। अब उसके अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हमको। स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा उसकी? अगर थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो गोल्ड कैसा होगा? टफ होगा। और ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो हार्ड होगा। और ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे तो उसकी क्या होगा? वो ब्रिटल होगा। अब गोल्ड इतना सॉफ्ट और डक्टाइल है, उसको ब्रिटल बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हम कितनी भी अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो वो ब्रिटल तो बनेगा ही नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि हम उसको टफ और हार्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पे उसको टफ और हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अब कितने परसेंटेज में कॉपर है और कितने परसेंटेज में आयरन है वो डिफाइन करने के लिए वहाँ पे देखो, आपको वहाँ पे लिखा हुआ होता है गोल्ड के अंदर 22 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट, इस तरीके का लिखा हुआ होता है ना, जो उसकी प्योरिटी को डिफाइन करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है। जो ऑर्नामेंट्स हैं ना आपके, जो ज्वेलरीज है गोल्ड की, उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक स्ट्रक्चर के अंदर वो बना रहता है, उसके अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, तो ये ऐसे बाज़ चीज़ें ऐसी है, बाज़ मेटल ऐसे हैं जिनको उनके प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ करना डिफ़िकल्ट है या फिर जो है फिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम प्योर गोल्ड का अगर बना लेंगे तो क्या होगा? वो बेंड हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अभी जैसा फॉर एग्जांपल बैंगल्स हैं, बैंगल्स गोल्ड के अगर हम बैंगल अगर बनाते हैं तो बैंगल पहनते समय और निकालते समय उसके ऊपर बहुत सारी फोर्स लगाई जाती है, राइट? जैसे आप लोग कड़ा पहनते हो ना, बहुत सारे बॉयज़ कड़ा भी पहनते हैं, देखो, है ना, वो मेटल का बना हुआ होता है, आयरन का बना हुआ होता है। अगर वो गोल्ड का बनाएंगे, वो भी एकदम प्योर गोल्ड का बनाएंगे, तो आप वो कड़ा पहनते समय फोर्स लगाते हो ना, अंदर पहनते समय आपके जो हाथ होता है, जो क्या बोलेंगे उसको, आपकी जो पाम होती है ना, पाम, हथेली, ठीक है, उसमें से जब आप उसको अंदर करते हैं, रिस्ट तक पहुंचाते हैं और या फिर रिस्ट से पाम से होता हुआ बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम में आप उसके ऊपर एक एडिक्वेट अमाउंट में फोर्स लगाते हो, राइट? यस सर। हाँ, अगर वो प्योर गोल्ड का रहेगा और आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो उसका क्या हाल होगा? क्या कंडीशन होगी उसकी? ब्रेक हो जाएगा, बेंड ही हो जाएगा। हाँ, तो अब इस तरीके के जो चीज़ें हैं उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गोल्ड के अंदर कॉपर को ऐड करते हैं, क्योंकि कॉपर का जो एस्थेटिक लुक्स है, एस्थेटिक लुक्स मतलब जो देखने में अगर हम देखेंगे तो वो गोल्ड के जैसे ही थोड़ा सा 19-20 ही होता है, मतलब उसका कलर भी जो है गोल्डन कलर का ही होता है ना, तो वो उसमें भी मैच भी हो जाता है। अगेन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, गोल्ड के प्रॉपर्टीज़ और कॉपर के जो प्रॉपर्टीज़ है, अगेन कॉपर भी क्या है? सॉफ्ट, डक्टाइल और मैलेबल मेटल है। गोल्ड भी अगेन सॉफ्ट, डक्टाइल एंड मैलेबल मेटल है। तो दोनों के प्रॉपर्टीज़ लगभग मिलते जुलते ही है, तो दोनों का मिक्सचर भी जो है एक अच्छा खासा मिक्सचर बन जाता है, वहाँ पे परफेक्ट मिक्सचर वहाँ पे हमको मिल जाता है।
सो दिस इज हाउ वी कैन अल्टर द प्रॉपर्टीज। अभी देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्टरिंग द प्रॉपर्टीज। अल्टरिंग द प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। अभी जैसे हमारी ज़रूरत है, हमारा जैसा एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो कंपोजिशन है या मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया आपको? हार्डनेस तक समझ में आया सब लोगों को? हार्डनेस का क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैंने बताया आपको, वो समझ में आ गया सबको? ओके, यस देन अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा मशीनैबिलिटी। मशीनैबिलिटी किसको बोलते हैं? सबसे पहले मशीनैबिलिटी को अगर समझना है तो मशीन किसको बोला जाता है? मशीनैबिलिटी अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको मशीन का समझना जरूरी है। सो व्हाट इज मशीन? मशीन का जो प्रोडक्ट बनाता है, क्या बढ़ाता है? जो इजी करता है हमारे लिए कोई भी काम करने के लिए। Any device which reduces the human efforts and eases the operation, right? कोई भी जो हमारा काम है उसको आसान कर देता है और ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है। हमको कम मेहनत में हमारा काम हो जाना चाहिए, बराबर? सर आई एम राइट ना? हाँ, पार्शियली यू आर राइट। सो मशीन किसको बोलेंगे? एनी डिवाइस विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट मतलब क्या है? हम जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत को आसानी से बगैर मेहनत के हमारा जो है काम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई डिवाइस है जो हमारा एफर्ट्स को रिड्यूस करता है, हमारी मेहनत को कम करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज मशीनैबिलिटी? अभी जो भी आपके प्रोडक्ट आपके हाथ में है, मतलब आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, ये कोई भी चीज़ ले लो, आपके आसपास नज़र आने वाली कोई भी चीज़ ले लो, जो आपके घर में अगर रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? उसका कुछ ना कुछ यूज़ है ना? किसी न किसी पर्पस के लिए वो आपके पास लाई गई है, खरीद के लेकर आए होंगे आप लोग। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? उसको बनाने के लिए वो वैसे ही था क्या? नेचुरली वैसे ही मिला है क्या? प्रोडक्ट उसी शेप में था क्या? नहीं था, उसका फॉर्म कुछ और था। जब वो रॉ फॉर्म में था, रॉ समझ में आता है ना? रॉ, RAW, जब वो रॉ फॉर्म में था तो उसका जो शेप था, उसका जो कंपोजिशन था, वो कुछ और था। अभी आपके जिस कंडीशन में आपके सामने रखा हुआ है, या फिर जिस कंडीशन में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है फॉर्म अलग है उसका, है ना? वो शेप अलग है उसका। तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, अभी जो आपके घर में रखे हुए हैं वो क्या है? सारे के सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो रेडी टू यूज़ हैं। ओके, अच्छा चलो और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इससे आसानी से समझ में आएगा। नोटबुक सब लोग इस्तेमाल करते हैं ना, नोटबुक्स? यस यस सर। यस सर। उसके अंदर क्या लगे होते हैं? पेपर लगे होते हैं, पेपर। यस सर यस सर। तो वो पेपर कहाँ है? नेचुरली वैसे ही मिलते हैं क्या हमको पेपर? नो सर नो No, सर। वो किस चीज़ से बनता है पता है आप लोगों को? वुड से, वुड पल्प से, पेड़ तो अभी यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा क्या हो गया? वुड पल्प, वुड जो है हमारा क्या है? यहाँ पे रॉ मटेरियल है। और फिनिश प्रोडक्ट क्या है हमारा? पेपर, पेपर पेपर। अब ये वुड से पेपर तक का कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मशीनिंग। क्या बोलते हैं उसको? मशीनिंग। द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है मशीनिंग। अभी मशीनैबिलिटी किसको बोलेंगे? मशीनैबिलिटी मतलब कितनी आसानी से आप उस मटेरियल के ऊपर मशीनिंग कर सक रहे हैं। द ease with which raw material is been converted into finished product, कितनी आसानी से आप उस रॉ मटेरियल को मशीनिंग करके उसके ऊपर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सक रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मशीनैबिलिटी। अब मशीनिंग के अंदर जो है ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, जैसा ड्रिलिंग है, ट्रिमिंग, पेसिंग है, टेपरिंग है ना? और जो है आपका काउंटर बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके मशीनिंग ऑपरेशंस। वो लेथ मशीन रहेगी, उस लेथ मशीन के ऊपर जो है आपको क्या करना है? अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो वो जो है प्रोसेस जो है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग मशीनिंग। और वो मशीनिंग, अभी मान लीजिए मशीनिंग के लिए हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल आए हैं। एक आयरन का मटेरियल आया है, एक आयरन का बार है हमारे पास, और एक कॉपर का बार है। तो कौन सा बार जो है आसानी से, मतलब कौन सा मटेरियल का जो बार है वो कम टाइम में हम उसको मशीनिंग करके फाइनल तैयार कर सकते हैं? फाइनल फिनिश जो प्रोडक्ट है कॉपर का।
कितनी जल्दी जो है कौन सा मटेरियल जल्दी तैयार हो जाएगा? कॉपर का कॉपर का क्यों तैयार होगा बेटा? वो ज्यादा हार्ड नहीं है। वेरी गुड। अभी देखो मटेरियल हमारा जितना सॉफ्ट रहेगा ना, उसको उसके सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना भी उतना आसान रहेगा। ठीक है, जितना मटेरियल हमारा क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, उसको उतना इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मटेरियल है, कॉपर का ही है, कितना आसानी से उसका जो है मटेरियल रिमूव हो रहा है। ये लेट मशीन है, इस टाइप की लेट मशीन होती है, जॉ होता है, ये बस इसको होल्ड करने का काम करता है। ये 3 जॉ लगे हुए हैं, ये इसको 3 जॉ चक है आप, ये आपका टूल पोस्ट है, यहाँ पे ये टूल लगा हुआ है, जो ये टूल है वो कॉन्टेक्ट बना रहा है, फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कितना आसानी से वो मटेरियल रिमूव कर रहा है। अभी जितना सॉफ्ट और डक्टाइल रहेगा ना, उतनी आसानी से यहाँ से मटेरियल रिमूव हो जाएगा, और जितना हार्ड और ब्रिटल मटेरियल रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा उसको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, टूल को जो है ना उतना ही ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे इंगेज करके रखना पड़ेगा आपको। आ रही है बात समझ में? जितना सॉफ्ट और डक्टाइल रहेगा, उसका मटेरियल को रिमूव करना उसके सरफेस से उतना आसान है, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल हम लोग रिमूव कर सकेंगे इन केस ऑफ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। और ब्रिटल और हार्ड मटेरियल अगर रहेगा आपका, तो क्या होगा, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल रहा तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ओके, आ रही है बात समझ में? और दूसरी एक इम्पोर्टेंट, अभी देखो यहाँ पे ये टूल है, ये टूल है आपका, ये टूल है, ये इतना जो हिस्सा नहीं दिख रहा है ना, कर्सर नजर आ रहा है मेरा? यस सर। टूल है ये टूल। ठीक है, ये टूल को कहाँ लगाया है? ये टूल पोस्ट पे लगाया हुआ है, ये टूल पोस्ट है आपको। यहाँ पे देखो ये नट नज़र आ रहे हैं, नट और बोल्ट का अरेंजमेंट नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे ये। ठीक है, बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको सब, ये टूल पोस्ट है आपको। तो यहाँ पे ये टूल लगा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन में ले लो अभी, सो इन दैट केस द हार्डनेस ऑफ द टूल, the hardness of the tool should have to be more than that the hardness of the material. क्या बोला मैंने? The hardness of the tool should have more hardness, should have to be greater. The hardness of the tool should have to be greater than the hardness of the material. अभी ये यहाँ पे हमारा मटेरियल देखो, मान लो ये कॉपर है, ठीक है, इसकी हार्डनेस मान लो 10 BHN है, ब्रेनाइल हार्डनेस नंबर, एक यूनिट है हार्डनेस मेजर करने का। तो ये जो टूल रहेगा उसकी हार्डनेस कितनी रहनी चाहिए? 10 से ज़्यादा रहनी चाहिए, 12, 15, 20 कितना भी रहना चाहिए, मगर 10 से कम नहीं रहना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, तो अब इसके हिसाब से भी कॉपर का है, तो कॉपर के लिए तो कोई भी टूल हमारा चल जाता है। बस क्या ध्यान रखना है अपने को कि अगर हम आयरन का यूज़ कर रहे हैं या मटेरियल चेंज कर रहे हैं, हमारा जो जो प्रोडक्ट है या जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसमें अगर मेटल चेंज हो रहा है उसका, तो उसके हिसाब से आपका टूल भी चेंज करना पड़ेगा। एक ही टूल सारे मेटल्स के ऊपर काम नहीं करता है। सो कैन एनीवन आंसर दैट व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल एवर डिस्कवर्ड ऑन दिस अर्थ? अब यहाँ पे डायमंड को कट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे फिर हम लोग? डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई भी मटेरियल को मशीनिंग करना है, तो जो मटेरियल का हार्डनेस है उससे ज़्यादा हार्डनेस का आपका टूल होना चाहिए। सो डायमंड तो हार्डेस्ट है। अभी डायमंड को कट करने के लिए फिर क्या यूज़ करेंगे? आपने वो कहावत सुनी है क्या? लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। यस सर। वो लॉजिकल है, वो जो है ना ऐसे ही नहीं बोला है, लॉजिकल है। डायमंड को कट करने के लिए आपको डायमंड का ही यूज़ करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि डायमंड एक हार्ड मटेरियल, और डायमंड से ज़्यादा हार्ड मटेरियल दूसरा कुछ और है नहीं। तो डायमंड को कट करने के लिए हम लोग अगेन डायमंड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रहा था, अलग अलग मशीन ऑपरेशन के टेस्ट है, इसको कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर है, 50
लेट मशीन हेड स्टॉक होते हैं, ये रेड कलर वाला बॉक्स नजर आ हेड स्टॉक, और वो जो है पोस्ट है आपका। बेसिकली हमारे पास रॉ फॉर्म में क्या था, एक सिलेंड्रिकल पार्ट, राइट, सिलेंड्रिकल पार्ट। अभी देखो फिनिश प्रोडक्ट लास्ट में क्या ये इस टाइप का जो है आपका फिनिश प्रोडक्ट। इसने क्या किया है, नॉब बनाया है ना, ये नॉब आता है ना आजकल प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं आपको। ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नट अगेन जो है शैंक इसको बोलेंगे हम लोग टेक्निकली, अगर देखेंगे शैंक है, शैंक के ऊपर उसने थ्रेडिंग किया है, ठीक है, जो आपके बोल्ट की तरह एक्ट करेगा। और ये जो है आपका एक नॉब है, नॉब को ग्रिप देने के लिए उसने जो है गियर्स के जैसा डिज़ाइन बनाया है, ताकि आपका जो हाथ है वो स्लिप ना हो, ग्रिप बनी रहे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या था, रॉ फॉर्म में क्या था, सिलेंड्रिकल बार थी। तो कॉपर, ये कॉपर बोल रहा हूँ मैं, कॉपर छोड़ दो, जितने भी सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल्स रहेंगे ना, उनको किसी भी शेप में डिफॉर्म कर पाना बहुत आसान होता है। आ रही है बात समझ में? कोई भी सॉफ्ट और डक्टाइल अगर मेटल है आपके पास, उसको किसी भी शेप में हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं उसको, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप दे सकते हैं, कितना भी डिफिकल्ट शेप उसको दे सकते हैं। बट अगर आपका जो मटेरियल है हार्ड और ब्रिटल है, तो उसको ज़्यादा डिफॉर्मेशन उसमें पॉसिबल नहीं है, या फिर ज़्यादा जो है उसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बाज़ कंडीशन में पॉसिबल भी होता है, लेकिन वो फिजिबल नहीं रहेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी लगेगा उसके ऊपर, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा, ठीक है। और जो है उसको एफर्ट भी ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी जैसा मान लो इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं कॉपर के जो मटेरियल है उसको इस फॉर्म में, इस पर्टिकुलर इस शेप में डिफॉर्म करने के लिए, इस शेप में कन्वर्ट करने। वही अगर हम आयरन का बार अगर लेंगे यहाँ पे, तो उसको इस शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपको 6 आवर्स का टाइम लगेगा, डबल से भी ज़्यादा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हाँ, इसलिए जो है ना, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स को ज़्यादा मशीनिंग के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। उनको क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर इसमें। अभी यहाँ पे किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक तो मशीनिंग होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, दूसरा कास्टिंग होता है, ठीक है, तीसरा फोर्जिंग होता है। तो मशीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अलग अलग मशीन, जैसे ड्रिल मशीन है, लिथ मशीन है आपकी, मिलिंग मशीन है आपकी, ठीक है, वेल्डिंग मशीन है आपकी। तो ये सारे मशीन्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और दूसरे 2 मेथड्स हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के। उसमें है कास्टिंग और एक है फोर्जिंग। ये जो है आपको, सर कास्टिंग मतलब आपके पास एक बॉक्स रहेगा, लकड़ी का बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आप सैंड को फिल करोगे, सैंड, रेत, ठीक है, सैंड को फिल करोगे उसमें, ठीक है। और आपको जिस भी शेप का प्रोडक्ट चाहिए, उस शेप का उसके अंदर कैविटी बना लोगे,
मतलब उतने हिस्से से सिर्फ जो है सैंड को रिमूव कर दोगे। और उसके अंदर जो मोल्टन मेटल है, जो आयरन है आपका, जो जिसको हमने गर्म करके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक convert किया और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उस मेटल को जो लिक्विड फॉर्म में है उसको उसके अंदर क्या कर देंगे, उस कैविटी के अंदर पोर कर देंगे या फिल कर देंगे, उस कैविटी को उसके अंदर भर देंगे उसको, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा फिर क्या करेंगे, अब वो जो बॉक्स है, वुड का जो बॉक्स था उसको ब्रेक करके, सैंड को ब्रेक करके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है अंदर उसको निकालेंगे बाहर। ये आपका कास्टिंग है। ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा 4th सेमेस्टर में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस MPR नाम से सब्जेक्ट है आपका। उसके अंदर आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, और उसका प्रैक्टिकल के लिए भी आपको जो है ना वर्कशॉप के अंदर जाना है। वहाँ पे आपको एक इसी तरीके का एक सिलेंड्रिकल बार दिया जाएगा और एक ड्राइंग दी जाएगी। उस ड्राइंग के हिसाब से आपको सिलेंड्रिकल बार को कन्वर्ट करना रहेगा। आपको एक लेथ मशीन भी प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर इस तरीके का सेम टूल पोस्ट भी रहेगा, ठीक है, टूल भी लगा हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, उसके ऊपर अलग अलग मशीन आपको देखो। अभी जैसे आपको जो भी शेप चाहिए, ये आपका वुडन बॉक्स है, उसके अंदर ये जो है ग्रे कलर जो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है आपका सैंड भरा हुआ है, हाँ रेत भरी हुई है इसके अंदर। अभी इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो शेप आपको चाहिए वो शेप का जो है अंदर आप कैविटी बना लो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है आपका मेटल, ये लिक्विड स्टेट में मेटल है, इसके अंदर इसको फिल कर देते हैं। बस ये ऐसा पैसेज बना हुआ है, यहाँ से आएगा वो जो शेप आपको चाहिए उस शेप में ऑक्यूपाई कर लेगा उसको। देखो ये इस तरीके से। फिर इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बताया। फिर उसको ब्रेक कर देंगे हम लोग, ब्रेक करके हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से निकाल देंगे। इसको मैं बताता हूँ बात करके। इंजन के जो पार्ट्स हैं ना, अलग अलग पार्ट्स, ये सारे कास्टिंग से ही बनाए जाते हैं। ये मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इनलेट मैनिफोल्ड, इंजन का हेड आपका, इंजन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें इसी से बनती है, कास्टिंग के प्रोसेस से ही बनती है। Molds that can be reused many times. Uses mold. Gravity mold casting uses molds that can be reused many times, making this process ideal for repeating mass production. Two halves of the mold is placed on the casting machine. The mold is closed after mold release spray is applied on the inner surfaces. We use aluminium for this demonstration, but zinc and copper alloys can also be casted with this process. The molten aluminium is manually poured into the mold to fill it in. एल्यूमिनियम कास्टिंग बता रहा है, एल्यूमिनियम की कास्टिंग बता The casting is मैकविल बनाने में आमतौर पे एल्यूमिनियम की कास्टिंग यूज होती है। एनी हाउ आप लोग ये पढ़ने ही वाले हो अगले सेमेस्टर में, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो मशीनैबिलिटी समझ में आया सब लोगों को? व्हाट इज मशीनैबिलिटी? यस सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई बता सकता है, डिफाइन कर सकता है मशीनैबिलिटी को? तो जो मशीन जो शेप देता है किसी प्रोडक्ट को, शेप या साइज, मतलब पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए ऐसा। नहीं, आधा करेक्ट बोला है तुमने, आधा बराबर नहीं है। और कोई? कितनी आसानी से हम मशीनिंग वो उस चीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। द ईज विथ विच रॉ मटेरियल इज बीन कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, कितनी आसानी से आप रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सक रहे हैं, इस एबिलिटी को कहा जाता है मशीनैबिलिटी। सिंपल है, ओके। यस सर। वी विल कंक्लूड हियर, ठीक है। अगले लेक्चर में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।